हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स 2024 के क्वेश्चन। जी हाँ, बीटीयूपी के सारे पेपर्स सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कंप्लीट देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेशक यहाँ हमारा फोकस रहेगा और आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर अपन बात करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो 2024 में आपका बीटीयूपी का पेपर बना हुआ है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, उसके क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और बिल्कुल इस पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहना, इनके सारे वीडियोस देखते रहना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ज्ञान नॉलेज एक ऐसा चीज है, आप जितना ज्यादा बांटोगे, जितना शेयर करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ये बढ़ेगा। आज के इस लेक्चर में पूरे एमसीक्यूज देखेंगे, मतलब पूरे यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाएगा। 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है आपका पेपर। पहला तो जिसमें एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन रहते हैं, दूसरा जिसमें शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग। तो उसी बेसिस पर आपको सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात करेंगे थेरेपेटिक्स में। अगर बात किया जाए तो 2024 में एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी थे। तो इन सभी को यहाँ पर देखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, ताकि आपके लिए इजी पड़ सके। चलिए, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, पार्किंसन डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स। पार्किंसन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इनमें से कोई सा एक कोई सा एक यहाँ पर न्यूरॉन है जिसकी कमी हो जाती है। अब ये कौन सा आपको पहचानना है। ऑप्शन है यहाँ पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक, सेरोटोनर्जिक की बात करो या ग्लूटामिक। यहाँ करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? डोपामिन। अगर डोपामिन की कमी हुई है तो उस कंडीशन पर पार्किंसन होता है। तो यहाँ पर डोपामिन के प्रिकर्सर दिया जाता है, जैसे लीवोडोपा हो रहे हैं। ठीक है, इन सभी मेडिसिन का इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है, ये क्लियर कर लेना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन तो सर एक NSAIDs ड्रग है, ठीक है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। अब आपको उसका केमिकल कंपोजिशन बताना है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट या मैग्नीशियम सैलिसाइलेट की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको उसका केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल नेम बताना है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, मिथाइल सैलिसाइलेट नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मिथाइल सैलिसाइलेट जो आयोडेक्स बाम होता है ना, बाम, उसमें रहेगा, ये क्लियर करना। ठीक है, चलो, मैकेनिज्म कैसा रहता है जी? कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये चीज क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट टिश्यू और ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है तो हमारे शरीर का कौन सा कोई सा ऑर्गन, किसी उत्तक की बात करो, किसी अंग की बात कर लो, हमारे पूरे शरीर की कौन सा ऐसा प्रणाली है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, तंत्र है जो इफेक्ट हो सकता है? स्किन। चलिए, ज्वाइंट की बात करते हैं, थायराइड की बात कर लो, इनमें से सभी निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर सभी के साथ आ जाएंगे, सभी में। अगर स्किन की बात कर लो, यहाँ पर सोरासिस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जॉइंट्स की बात करते हैं, रिमाटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है। सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहेंगे, है ना, यहाँ पर क्लियर कर लेना। एक ऐसा डिजीज जहां पर हमारे बॉडी के सेल्स, जो किलर सेल्स हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स को और जो हमारे लिए हार्मफुल सेल है उन दोनों के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लो। ठीक है, चलो, हाँ, थायराइड की बात करते हैं तो हजीजोमोटो या ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलेगा। जॉइंट में रिमाटॉइड आर्थराइटिस, और स्किन की बात करते हैं तो सोरासिस देखने को मिलता है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, इतने बेसिक से क्वेश्चन। ये मलेरिया किसके कारण होता है? ये तो इतना ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलो देखो, यहाँ पर क्या कुछ ऑप्शन है। एंटामोचा हिस्टोलिटा की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो फंगस, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। लसमानिया डोनोवानी की बात करते हैं, ये भी आपके लिए गलत निकलेगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करता है भैया? ये तो टिटेनस कॉज करवाता है, तो ये भी नहीं निकलेगा। करेक्ट आंसर आ गया प्लाज्मोडियम स्पीशीज।
अब इसमें प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। ये चारों चीजें यहाँ पर क्लियर करते हुए चल लेना, ठीक है। चलो ये देख लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है। चलिए अगला क्या निकलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी मनोरोग, इस प्रकार का कौन सा डिजीज है ना, ये आपको बताते हुए चलना है। अस्थमा नहीं सर, अस्थमा तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी डिजीज। ग्लाउकोमा, हाँ मोतियाबिंद, ये तो आई से रिलेटेड है, जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा। एंजाइटी की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा, किसके कारण, एंजाइटी के कारण, ये क्लियर करना। डायबिटीज भी नहीं, यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये क्लियर कर लो जी। एंजाइटी के कारण क्या होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिजीज होगा, ये क्लियर कर लेना। चलो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन जैसे कंटेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, सब चीज सेम टू सेम आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो इन किताबों को आप जीडीसी क्लासेस ऐप से ले सकते हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं, पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बताओ जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज के बारे में आपको बताना है। एंजाइना की बात करते हैं, एपिलेप्सी, एक्जिमा या निमोनिया की बात करते हैं ना। बहुत इजी क्वेश्चन सर, एंजाइना पेक्टोरिस, जहां पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता, ये निकलेगा जी आपका एंजाइना, है ना। एपिलेप्सी आपके ब्रेन से रिलेटेड है, एक्जिमा स्किन से रिलेटेड की बात करते हैं, और निमोनिया की बात कर लो तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर निकलेगा, ठीक है, ये क्लियर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड। एसेंशियल मेडिसिन, हर एक नेशन का एक लिस्ट बनता है, जो एसेंशियल मेडिसिन, जो ऐसी दवाइयां हैं जिनका अधिकतर जरूरत पड़े, इन मेडिसिन का एक पर्टिकुलर लिस्ट बनता है। ये लिस्ट हर कितने सालों में अपडेट किया जाता है, ये बताना है। एवरी ईयर, हर साल, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में किया जाएगा, हर 5 साल में किया जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। यहाँ क्या निकलेगा करेक्ट आंसर, हर 2 साल में इसे अपडेट किया जाता है, ये क्लियर कर लेना। अगर अभी अपन अपडेटेड की बात करते हैं तो 2023 वाला जो है वो अभी अपडेटेड है। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं जी। क्या निकलेगा यहाँ, पहला क्वेश्चन है, पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुएशन में अगर पेन की बात करते हैं, एक ऐसा कंडीशन जहां पर देखिए मेंस्ट्रुएशन कंडीशन है, पेन होना है, लेकिन यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा सर डिस्मोनेरा। क्यों, दोनों में अंतर क्या है, डिस्मोनेरा एक ऐसा कंडीशन है, ध्यान रखना, डिजीज नहीं है, एक ऐसा कंडीशन है जहां पर पेन बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा होगा, क्रैम्प्स होने लगते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, बैक पेन होगा, और पेल्विक एरिया में पेन होने के चांसेस। इस कंडीशन पर दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ NSAIDs या पेन किलर दिया जाता है, डेट्स ऑल। किसी तरीके का कोई एंटीबायोटिक, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पेन हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है COPD का। COPD क्या होता है, हाँ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर बोल लो, ठीक है। किससे रिलेटेड रहेगा सर, हार्ट से रिलेटेड रहेगा। अब इस कंडीशन पर क्या होता है, जो आपके एयर सैक होते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, हाँ उनकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है ना, वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, और अगर वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा सांस लेने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, ये क्लियर कर लेना। साथ ही साथ आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहां तक क्लियर करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ DMARD क्या होता है बताना है। तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटिक ड्रग्स की बात कर लो, ये किससे रिलेटेड है, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड है ना, ये क्लियर कर लेना। इस तरीके के मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है रियूमाटॉइड आर्थराइटिस से लड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या रहता है, एक हिसाब का
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पर भी क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन, बताओ ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होगा भैया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम जाएगी, है ना। और कैसे ये स्प्रेड कैसे होता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वाया द वाटर ड्रॉपलेट। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया और सामने वाले तक उसका वाटर ड्रॉपलेट पहुंचता है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जैसे कोरोना वायरस में हो रहा था। किसके कारण होता है, बहुत इजी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये क्लियर कर लो, प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हुए चलना। आपको अगर ऐसे आता है क्वेश्चन, सिंपली आपको वहां पर लिख देना है सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, चलो पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19। हाँ बताओ जी, कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है। पहली बात, कोविड-19 फुल फॉर्म क्या होगा कोविड-19 का, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, इस तरीके से उनका नेमिंग किया जाता है। अब बात करेंगे इसके पीछे जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है। तो एक हिसाब का आरएनए वायरस है। नाम क्या है इसका, सार्स CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसका नाम रहेगा। क्लियर करते हुए चल लेना, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, नॉर्मल एवरेज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज। बताओ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना रहता है, mmHg में यहाँ पर मेजर किया जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी हमारे आई बॉल्स के अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर आपको बताना है। तो क्या रहेगा, नॉर्मल रेंज इसका 10 to 20 या 21 mmHg के बीच रहेगा। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना, अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इससे ज्यादा हो जाता है तो मोतियाबिंद होने लग जाएगा, यानी ग्लाउकोमा हो जाता है। ये क्लियर कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म बताना है HIV का। सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप नींद से उठ के भी जाओगे ना तो एग्जाम में सही लिख कर आओगे, मिस्टेक तो नहीं होगा। कई बार, कई लाखों बार आपने सुना होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना, जो एड्स कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक हिसाब का क्या है जी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करवाता है। ठीक है, चलो अगला किस तरीके का क्वेश्चन है, वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन। चलिए क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ एटोर्वास्टैटिन। चलिए स्टैटिन पूछा है, लास्ट में क्या है जी, स्टैटिन वाले ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिन वाले ड्रग्स क्या होते हैं, ये होते हैं HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर। इस एंजाइम को इसे इनहिबिट करता है, क्लियर कर लेना। ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल है ना। इसका इस्तेमाल किया जाएगा मेनली किसमें, एज अ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। ऐसा कंडीशन जहां पर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और कौन से कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये मुझे कमेंट डाउन करके यहाँ पर बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ अर्गोट एल्कोलॉइड वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। बताओ माइग्रेन में अर्गोट एल्कोलॉइड, है ना, जिसमें मेनली अर्गोटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अर्गोटामिन इसमें मेन केमिकल कंपोजिशन है जिसका इस्तेमाल माइग्रेन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब ये कैसे काम करता है, मैकेनिज्म आपको बताना है। तो मैकेनिज्म इसका क्या रहेगा, ये देखते हुए चलना। कंस्ट्रिक्टिंग द डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, बाइंड्स टू सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर, क्लियर करना, है ना। सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर को यहाँ पर इसके साथ बाइंड करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन और पेन, ठीक है, इसका सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, और इसके सिग्नल को रोकता है और पेन का एहसास नहीं होने देगा। ये क्लियर कर लेना। ठीक है, इन्फ्लामेशन कम करेगा और पेन सिग्नल को यहाँ पर रोकता भी है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलना। हेलिकोबैक्टर पायरोली कॉजेस विच डिजीज। H पायरोली किस डिजीज को कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रहेगा जी बेसिकली
गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के नाम से जिसे जाना जाता है, या तो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं या ड्यूडेनल अल्सर भी बोला जाता है। सिंपली कोई इसे अल्सर भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे पेप्टिक अल्सर भी बोल देते हैं, ये क्लियर कर लेना भैया। पेप्टिक अल्सर या अल्सर कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऐसा कंडीशन जहां पर हमारे स्टोमक के अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाता है, और ये एच पायरोली क्या करता है, ये किसी तरीके कॉन्टेमिनेटेड फूड के द्वारा हमारे पेट तक पहुंचता है, वहां रहेगा, और उस जो इसे सेपरेट कर रहा है जो हमारा म्यूकोसल लाइनिंग है उस लेयर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, धीरे धीरे करते हुए उस पर अपना कब्जा बनाने लगता है और एंट्री करेगा, अपने लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी से ले लेगा और धीरे धीरे करते हुए उस लेयर को खत्म करने लगेगा, खराब करने लगेगा, एक होल बना देगा, जिसके कारण अब जो एसिड है वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक या दूसरे ऑर्गन्स को टच कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। दो तरीके का अल्सर होता है, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर जो ड्यूडेनम पोर्शन में होता है, यहाँ पर ड्यूडेनम पोर्शन में होगा, दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टोमक में होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ 2 विटामिन्स। आपको उन 2 विटामिन्स का नाम लिखने बोला है। पहला बात करते हैं जी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। अब देखिएगा हमारे बॉडी में जो आरबीसी है वो नॉर्मल किस तरीके के, इस तरीके का उनका शेप है, ठीक है, ये नॉर्मल आरबीसी है। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पर जो आरबीसी बनते हैं वो इरेगुलर शेप के रहते हैं, कुछ बहुत बड़े रहते हैं, कुछ बहुत ही छोटे रहते हैं, प्रॉपर शेप उनका नहीं रहता। तो ऐसे जितने भी आरबीसी बन रहे हैं ये हमारे बॉडी के लिए कुछ भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है, ये हमारे लिए पूरी तरीके से वेस्ट है, तो इन्हें बॉडी यूज नहीं कर पाता। इस कंडीशन पर बोला जाता है कि हाँ ब्लड की कमी हो गई, यानी एनीमिया हो गया है, बन रहा है आरबीसी लेकिन कोई काम के नहीं है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विटामिन B12 यानी सियानोकोबालामिन की बात कर लो, और साथ ही साथ विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड या फॉलेट की बात कर लो, इन दोनों की अगर कमी हुई है इस कंडीशन पर ऐसे आरबीसीस बनते हैं जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाएगा, है ना, ये क्लियर कर लो। अगला क्या है, डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। आपका सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ दिया, सब्जेक्ट का ही डेफिनेशन बताने बोल दिया, तो क्या होगा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्या कुछ पढ़ते हो ये बता दो। अगर मैं बात करता हूँ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में क्या पढ़ते हो, किसी भी, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि स्टडी द फार्माकोथेरेप्यूटिक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो आप क्या करोगे, पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे कि ये ट्यूबरकुलोसिस ऐसा होता है, दूसरा रीजन लिखोगे या रिस्क फैक्टर लिखोगे किसके कारण हो रहा है, या उसे ही आप कॉज बोल लोगे। अगला फिर आप उसके मैकेनिज्म के बारे में बताओगे कि वो कैसे हो रहा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरक्यूली बनते हैं पहले, फिर वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचते हैं, तो आपको उसका पाथवे यानी इटियोपैथोजेनेसिस आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसके बाद फिर आप उसके सिम्टम्स लिखोगे जिसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, लक्षण बोला जाता है ना। इसके बाद क्या लिखोगे जी, डायग्नोसिस लिखोगे, फिर क्या बताओगे, डायग्नोसिस होने के बाद प्रिवेंशन बताओगे, ट्रीटमेंट बताओगे। ट्रीटमेंट भी कैसा, 2 तरीके का, एक फार्माकोलॉजिकल और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो, तो आप यहाँ पर मेडिसिन भी लेकर आ रहे हो। तो अगर बात किया जाए तो ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें आप मेडिसिन का इस्तेमाल यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी डिजीज से को प्रिवेंट करने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना। ये चीजें जरूर से क्लियर करते हुए चलना, और आप ये सब भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि हम इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। एज ए एग्जांपल जरूर से इस चीज को मेंशन करना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, बताओ। चलो, किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो 2 तरीके का चल रहा है, एक तो फार्माकोलॉजिकल, दूसरा हो रहा है नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो ये दोनों में अंतर क्या है, कुछ ऐसे डिजीज जैसे बात कर लिया जाए सिंपली डिप्रेशन, सबसे कॉमन, अगर डिप्रेशन की बात करते हैं, ऐसा कंडीशन है जहां पर पर्सन अपने आप को बिल्कुल लो महसूस करता है,
उसका जो होप है, उसका जो हैवी है, वो भी उसे करने का मन नहीं करता। इस कंडीशन को डिप्रेशन बोल रहे हैं। अब ये डिप्रेशन कोई पर्सन अकेला है, अकेला महसूस कर रहा है, हमेशा अपने आप को लो फील कर रहा है, इस कंडीशन पर हम उसे बिना मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं? तो बहुत से ऐसे थेरेपीज होते हैं, बिहेवियरल थेरेपी होता है, हम उसे सोशली सपोर्ट कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, जो उसे अच्छा लग रहा है उन कामों को उसे दिया जा सकता है, या उससे बोला जाए कि आप अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करो। आपको जैसा लाइफ स्टाइल एक ऐसा मेंटेन करना है जहां आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, हमेशा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, तो इस कंडीशन पे हम बिना मेडिसिन का इस्तेमाल किए उस पर्सन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल। लेकिन ये तभी होता है जब एक्सट्रीम कंडीशन ना रहे, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज रहे, उस कंडीशन पर अपन ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा कंडीशन आ रहा है कि नहीं, अब तो कंडीशन बिगड़ चुका है, स्टेज बढ़ चुका है, इस कंडीशन पर आपको अब मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखते हुए रहना और पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।